जय हिंद। सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी साथियों जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वह सभी के लिए यह जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी साथियों इस टेस्ट सीरीज के साथ में अंत तक जुड़े रहेंगे और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ जितने भी आप लोगों को सवाल दिए जाएंगे वह सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल होंगे। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता है कि कुल जो बिहार पुलिस 2023 की वैकेंसी है उसमें 21,391 पद पर होनी है। तो अगर जिनको जुनून है वर्दी का तो इस बार यदि आप चाहते हैं कि इस बार वर्दी चढ़े तो जुनून वर्दी का अब की बार वर्दी पार, और यह एपिसोड नंबर 2 है। तो आप सभी जितने भी प्यारे भाई बंधु हैं जो इस समय जुड़े हुए हैं वह सभी इसे शेयर कर देंगे, ठीक है। लाइव नहीं चल पाने के कारण है जो यह टेस्ट सीरीज है जिसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ से है जितने भी इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को क्वेश्चंस हैं उसे कवर कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही सवाल है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से, साइंस का सवाल है, निम्नलिखित में से धातु नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है गैलियम, ऑप्शन नंबर सी है इंडियम और ऑप्शन नंबर डी है टीन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो धातु नहीं है। तो देखिए इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रॉन है जो धातु नहीं है, ठीक है। ब्रॉन क्या है? तो ब्रॉन है जो यह धातु नहीं है, धातु तत्व नहीं है। बाकी इसमें जो दिया गया गैलियम है, इन है और टीन है, ये सभी के सभी क्या है? तो यह सभी के सभी धातु हैं, लेकिन ब्रॉन धातु नहीं है। ब्रॉन की अगर परमाणु संख्या की बात की जाए तो ब्रॉन की परमाणु संख्या होती है 5 और यह आवर्त सारणी के 13वें वर्ग में आता है और यह पी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। ब्रॉन कौन से ब्लॉक का तत्व है? तो पी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। जबकि ब्रॉन है जो क्या है, यानी कहने का मतलब है कि यह उपधातु है। तो उपधातु कौन कौन है? तो हमारे पास उपधातु हैं, यह है ब्रॉन है, ठीक है, सिलिकॉन है, गैलियम है, आर्सेनिक है, सबमनी है, ठीक है, टी से टीओ है, टी है, ठीक है, और पीओ है यानी कि प्लम्बम है। तो ये सभी हैं जो आपको क्या है उपधातु है, ठीक है। जबकि गैलियम का परमाणु संख्या की बात किया जाए तो यह 31 है, ठीक है। और जो यह है जो गैलियम है यह पड़ता है 13वें वर्ग का धातु है, ठीक है। गैलियम वह धातु है जो हथेली पर लेने से ही पिघल जाता है, आपको पता होना चाहिए गैलियम क्या है। तो ऐसा धातु है जो अगर आप हथेली पर रखेंगे तो यह पिघल जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप लोग यह भी याद रखेंगे कि उपधातु, धातु एवं अधातु के बीच सीढ़ियों के रूप में यह गैलियम रहता है। नेक्स्ट सवाल है सेकंड नंबर का, जल कांच का मुख्य अवयव है। जल कांच का मुख्य अवयव है, सेकंड नंबर सवाल है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर डी है सिलिकेट अम्ल। तो आपको बताना है कि जल कांच का मुख्य अवयव क्या है। तो इस सवाल का है जो आप लोग जल्दी से आंसर करें और शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग यदि इस टेस्ट सीरीज से जुड़ रहे हैं तो जितने भी हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा यदि आप लोग इसे कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को साइंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर है जो हमारा बी सही है। कौन सा सही है? तो बी सही है यानी सोडियम सिलिकेट, ठीक है। जल कांच का जो मुख्य अवयव होता है यह होता है सोडियम सिलिकेट, ठीक है। कांच क्या है? तो कांच एक अति शीतित द्रव है, ठीक है। कांच क्या है? तो एक अति शीतित द्रव है, ठीक है। जब सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट को उच्च तापमान पर द्रवित किया जाता है तब धीरे धीरे इसे ठंडा कर दिया जाता है, तब जाके कांच का निर्माण होता है, ठीक है। अगर कांच के सूत्र की बात करें तो कांच का सूत्र होता है Na2 × CaO × 6 AsIO2, ठीक है। तो यह आप लोग याद रखेंगे कि कांच का सूत्र होता है Na2O × CaO × 6 AsIO2, यह कांच का सूत्र होता है। कांच को जब धीरे धीरे ठंडा करने की जो विधि है इसको एनलिंग विधि कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग यह भी याद रखेंगे कि कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो एनलिंग विधि कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है तीसरे नंबर का, कह रहा है आप लोगों को कि समान एल्कोहल
के ऑक्सीकरण से बनता है, समान एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एस्टर, ऑप्शन नंबर बी है कीटोन, ऑप्शन नंबर सी है एसिड, ऑप्शन नंबर डी है ईथर। तो आपको बताना है समान एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो इस सवाल का है जो हमारा ऑप्शन नंबर है जो सी सही है, ठीक है। समान जो एल्कोहल है इसके ऑक्सीकरण से आपको बन जाएगा या एसिड बनता है, क्या बनता है? तो एसिड बनता है, ठीक है। आया बात समझ में? और एल्डिहाइड का जो अभिक्रियाशील समूह होता है वो होता है CHO, ठीक है। अगर एल्डिहाइड की बात किया जाए, एक अभिक्रियाशील समूह है जिसका नाम होता है CHO, जबकि एसिड का अभिक्रियाशील समूह होता है COOH, ठीक है। अगर एसिड का क्रियाशील समूह की बात किया जाए तो COOH होता है, जबकि ईस्टर का जो अभिक्रियाशील समूह होता है वह होता है COOR, ठीक है। तो यह आप लोग याद रखना कि ईस्टर का अभिक्रिया समूह क्या होता है? तो COOR होता है, ठीक है। जबकि एसिड का अभिक्रियाशील समूह क्या होता है? तो एसिड का होता है COOH। एल्डिहाइड की जो अभिक्रियाशील समूह है इसका होता है CHO, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। चौथा नंबर सवाल है, करा फास्फोरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सा धातु विस्थापित करेगी? फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सा धातु विस्थापित करेगी? तो ऑप्शन नंबर ए है एसिन यानी टीन, Cu कॉपर, Zn जस्ता, Ag यानी सिल्वर। तो आपको बताना है कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सा धातु विस्थापित करेगा, तो जल्दी से बताएंगे। तो इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर है जो सी सही है, Zn यानी जिंक है जो फेरस सल्फेट को क्या करेगा? लोहा से विस्थापित कर देगा। जिंक धातु क्रियाशीलता श्रेणी में अगर देखा जाए तो लोहा से ऊपर रहता है, इसीलिए है जो विस्थापित होकर खुद जुड़ जाता है। और सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है यह आपको पता है क्या है? तो पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु, अक्रियाशील अगर धातु की बात किया जाए तो यह सोना है। क्या है? तो सबसे कम अक्रियाशील धातु है यह सोना है। तो यह आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन से। 5 नंबर का सवाल है, कह रहा है आप लोगों को कि किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है? किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है? तो ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है हीलियम। तो आपको बताना है किसमें है जो डी इलेक्ट्रॉन है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर है जो आप लोगों का ए सही होगा, लोहा। लोहा में है जो डी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। Fe की जो परमाणु संख्या होती है वो होता है कितना? 26। कितना होता है? यानी कि लोहा की जो परमाणु संख्या होता है वह 26 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आर्गन के बाद है जो डी ब्लॉक के तत्व हो जाते हैं, और डी पहले आता है और इसके बाद एस आता है। तो इसलिए Fe में है जो डी तत्व पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को है जो संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व ही कहा जाता है, यह आप लोग याद रखेंगे। साथ ही मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। जबकि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालिएगा, एल्युमिनियम का 13 परमाणु संख्या होता है, इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होता है। जबकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है 1s2। लोहा के बारे में और बात किया जाए तो लोहा के 3 प्रमुख यस्क हैं, ठीक है। ये भी सवाल आप लोग याद रखेंगेगा कि लोहा के कितने यस्क हैं। तो लोहा के 3 प्रमुख यस्क हैं। एक है हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र होता है, आप लोग याद रखेंगे, Fe2O3। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। एक और होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। जबकि एक होता है सीडेराइट। सीडेराइट का सूत्र होता है FeCO3, ठीक है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। क्या? तो किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन होता है? तो लोहा में डी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, फेन फलबन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है? फेन फलबन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए है चैक्लोपाइराइट, ऑप्शन नंबर बी है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी है कैलामाइन। तो आपको बताना है जल्दी से। तो देखिए इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर है जो ए सही है, चैक्लोपाइराइट है, इसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए है जो फेन फलबन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
फेन उत्प्लवन विधि में सल्फाइड यस्कों के सांद्रण को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, अगर चैल्पराइट्स का सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है CuFeS2। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। चैल्कोपोराइट्स का सूत्र होता है CuFeS2 होता है। यह कॉपर का यस्क है। किसका है? तो यह जो यस्क है यह कॉपर का यस्क है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। जबकि मैग्नेटाइट यस्क है किसका? तो Fe3O4 मैग्नेटाइट है, यह लोहा का यस्क है। ठीक है, कैलामाइन यस्क का सूत्र जो अगर बात करें तो कैलामाइन सूत्र की बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है ZnCO3। कैलामाइन का क्या होता है? तो ZnCO3, यह आप लोग याद रखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र भी हैं जिसको आप लोग को याद करते चलना है। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों को क्या कि किसी आवर्त में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, किसी आवर्त में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक संकेत करता है किसका? तो ऑप्शन नंबर ए है बढ़ती हुई रासायनिक संक्रियता का, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत धनात्मक गुण का घटन का, ऑप्शन नंबर सी है बढ़ती हुई धनात्मकता का, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी आवर्त में बढ़ता हुआ जब परमाणु क्रमांक है वो किसका संकेत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर है जो बी सही है, विद्युत धनात्मक गुण का घटना। ठीक है, क्या है? तो किसी भी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है कुछ, तो विद्युत धनात्मक गुण का घटना। ठीक है, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जब आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर है जो विद्युत धनात्मक गुण का मान है जो घटता है, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक गुण में भी वृद्धि होता है। ठीक है, तो जैसे अगर बात किया जाए तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तो विद्युत ऋणात्मकता प्रकृति घटती है बाएं से दाएं जाने पर, द्वितीय आवर्त है, और विद्युत ऋणात्मक प्राकृतिक भी बढ़ जाती है। तो ये सारे चीज आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कह रहा है आप लोगों को क्या कि Na2SO4 आणविक द्रव्यमान है उसका दिया है 142 ग्राम के 142 के 7.1 ग्राम को जल में विलेकर कुल आयतन 100 मिलीग्राम कर लिया गया, तो उसे बिलियन की मोलारता ज्ञात करें। तो आप लोग मोलारता ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, तो इसकी मोलारता होगा जो कितना होगा 0.5 m होगा। कितना होगा मोलारता? तो मोलारता का सूत्र होता है W गुना 100 बटा अनुभार गुना आयतन मिलीलीटर में। ठीक है, तो वो चीज़ आपको दे दिया है। तो कितना दिया है? 7.1 ग्राम दे दिया है, और इसको हम लोग गुना करेंगे कितना से? तो 1000 से, और इसका है जो दे दिया है आप लोगों का अनुभार कितना 142 बटा 100, तो जब काट कूट करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है ताला कुंजी का सिद्धांत। ठीक है, दी लॉक एंड की टेंसिल संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक क्रिया से, ऑप्शन नंबर बी है हार्मोनी क्रिया से, ऑप्शन नंबर सी है एंजाइम क्रिया से, ऑप्शन नंबर डी है अप्रकाशिक अभिक्रिया से। तो ताला कुंजी का जो सिद्धांत है यह किससे संबंधित है? तो आप लोगों का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी से ही एंजाइम क्रिया से है जो ताला कुंजी का सिद्धांत है यह संबंधित है। ठीक है, इस सिद्धांत को है जो 1894 में प्रकाशित किया गया था। कब? तो 1894 में है जो इस सिद्धांत को ताला कुंजी को प्रकाशित किया था एमएल फिशर ने। ठीक है, जो एंजाइम के विषय में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जिस तरह किसी ताले में विशेष प्रकार की चाबी सम्मिष्ट की जाती है, ठीक उसी प्रकार की क्रियाधारा यानी का विशेष विकार एंजाइम के सक्रिय स्थल पर बंधन होता है। इसी प्रकार एक मध्यवर्ती विकार या क्रियाधार सम्मिश्रण भी बन जाता है। ठीक है, विकार क्रियाधार सम्मिश्रण के अणुओं की अगर बात करें तो अणुओं के संक्रिया ऊर्जा में कमी होती है, जिससे सम्मिश्र यानी कि अत्यधिक और हो जाती है, यानी मिश्रित होने की गुण और हो जाती है, तथा क्रियाधार के जो अणु हैं अंतिम उत्पाद बनाते हैं एंजाइम का या विकार दूसरे पृथक हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के लिए कह रहा है एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्लेयोट्रॉपिक, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सोट्रॉपिक, ऑप्शन नंबर सी है एंजोट्रॉपिक, ऑप्शन नंबर डी है प्लेयोट्रॉपिक। तो आपको बताना है कि एक जीन
का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पेलियोट्रॉपिक। क्या कहलाएगा? तो पेलियोट्रॉपिक कहलाएगा। अब इसको समझते हैं पेलियोट्रॉपिक क्या है। तो एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना पेलियोट्रॉपिक कहलाता है। जीन है जो डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होता है जीन? तो डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई होती है। जीन है जो आनुवंशिकी की भी इकाई है। मॉर्गन और ब्रिजेज के अनुसार हैं जो जीन गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। ठीक है, किसके द्वारा है? तो मॉर्गन और ब्रिजेज ने बताया कि जीन है जो गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। और 1909 में सर्वप्रथम जोहानसन ने जीन शब्द का भी प्रयोग किया। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो जोहानसन के द्वारा किया गया है। यह आप लोग याद रखेंगे। सभी जीन प्रायः डीएनए की ही बनी होती है। जितना भी जीन है वो सब किसकी बनी होती है? तो डीएनए की बनी होती है। यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में होती है तो उन्हें प्लाज्माजीन कहते हैं। ठीक है, जीन के आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन और पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन कहा जाता है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ कह रहा है क्या सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इरनासिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है इथाइल थायोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी है एलिल आइसोथियोसाइनेट, ऑप्शन नंबर डी है लिनोसेसिक अम्ल। तो आपको बताना है सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है। तो देखिए सरसों के तेल का तीखापन है यह होता है एलिल आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। आया समझ में? जबकि अगर और बात किया जाए कुछ अनुपादप के गुण के, तो आलू का जो हरा रंग होता है एसेलेलिन के कारण होता है। लहसुन में गंध किसके कारण पाया जाता है? तो एलाइसिन के कारण पाया जाता है। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो एथ्रोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है? क्वेरेसिटिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। मूली में तीखापन किसको के कारण होता है? तो आइसोसाइनेट के कारण होता है। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है आप लोगों को विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत है जो किसने प्रतिपादित किया था? तो यह आपको बताना है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है वालेस ने, ऑप्शन नंबर बी है स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर सी है डार्विन ने, ऑप्शन नंबर डी है हैक्सेल ने। किसने किया था? तो हैक्सेल ने। तो ऑप्शन नंबर डी है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर सी सही है। विकासवाद का सिद्धांत है यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, और इस सिद्धांत को डार्विन ने कब प्रतिपादित किया? तो 1859 में ही है जो चार्ल्स डार्विन ने है जो विकासवाद के सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत द्वारा स्पेसीजों के उद्भव को प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। योगतम की उत्तरजीविता शब्द को स्पॉन्सर ने दिया था तथा इस संकल्पना का सबसे पहले समर्थन चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, उपार्जित लक्षण की जो वंशागति का सिद्धांत है ई दिया था डी लेमार्क ने, जबकि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुंगोडू ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है, प्रोटीथीरिया का विकास हुआ किस काल में? सरीसृप में, उभयचरों में, यूथीरिया में या पक्षियों में? तो प्रोटीथीरिया का विकास किस में हुआ है यह आपको बताना है। तो देखिए प्रोटीथीरिया है इसका विकास हुआ था सरीसृप में। किस में हुआ था? तो सरीसृप में हुआ था। अंडे देने वाले जो निम्न कोटि के स्तनीय यीशु को कहा जाता है प्रोटोथीरिया। ठीक है, डिबोनियन शक में उभयचरों का उदय हुआ था और मेटाथीरिया अर्थात कंगाय जैसे जीव का विकास जुरैसिक शक में हुआ था। ठीक है, और मानव की उत्पत्ति है जो प्लायोसोनिक शक में हो गया और मछली युग का है जो डिबोनियन शक में हुआ था, काल में हुआ था। और स्तनियों के लक्षण सर्वप्रथम पॉलिस्कोसॉरस में प्रकट हुआ था। इसीलिए मानव जाति का विकास क्रम मछली, उभयचर, सरीसृप और क्या होता है? तो मानव होता है। यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ के होते हैं? मोती का उत्पादन है जो
करने वाले जंतु किस संघ के होते हैं, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी है मोलस्का, ऑप्शन नंबर सी एनेलिडा, ऑप्शन नंबर डी है नीडेरिया। तो जितने भी यहाँ क्वेश्चन कराए जाते हैं, प्रश्न कराए जा रहे हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है गाइज, जो आपको डायरेक्ट है जो एग्ज़ाम हॉल में हिट करेगा, ठीक है। तो बताएंगे जल्दी। तो इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर 20 सही है, मोलस्का। मोती का जो उत्पादन करने वाले जंतु हैं यह मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इस समुदाय के जंतु में आएगा समुद्री जंतु आएंगे, कुछ अलवणीय जल में और कुछ हैं जो नम भूमि में पाए जाते हैं। इन जंतुओं का शरीर कोमल होता है, इसीलिए इसे मोलस्का कहा जाता है, ठीक है। जो मोलस्का संघ है, इस संघ के जंतु अपने चारों ओर कठोर आवरण का निर्माण करता है जिसे कवच कहा जाता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो मोलस्का संघ के जो जितने भी जंतु हैं यह क्या बनाएंगे, अपने चारों तरफ तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, ठीक है। घोंघा है, सिप्पी है, कौड़ी है, सिपिया है, शंख है, ऑक्टोपस है, यूनियो है, ये सब क्या है, संघ है जो किसके हैं, तो इसी से के संघ है, ठीक है, मोलस्का के संघ है, ठीक है। जबकि खटमल, जूट, तितली, मच्छर, झींगा मछली है जो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। केचुआ, जोंक एवं नॉरिस, एनालिडा ये सब है जो इसके संघ है, ठीक है। निडेरिया संघ में यूस्पोंजिया, यूपेलेक्यूटेला में हाइड्रा, मूंगा, जेली फिश आदि आ जाते हैं, ठीक है। तो इस सवाल से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है आज के टेस्ट सीरीज का, क्योंकि आज के टेस्ट सीरीज में टोटल है जो 15 सवाल को लिया गया था, 15 सवाल को लिया गया था। तो स्क्वेमस एपिथेलियम की कोशिकाएं होती है कैसी, तो ऑप्शन नंबर ए है लंबी व लंबाकार नाभिक वाली, ऑप्शन नंबर बी है घनाकार, ऑप्शन नंबर सी है चपटी और टाइल जैसी, ऑप्शन नंबर डी है आकार में लंबाकार या घनाकार। तो बताएंगे जल्दी। तो इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी से ये चपटी और टाइल जैसी होती है, ठीक है। जो सल्की उपकला की कोशिकाएं हैं यह चपटी सल्क के समान होती है एवं एक दूसरे से मोजाइक के समान जुड़ी रहती है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, आपको पता है, और सबसे बड़ा कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। और सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो ये होता है माइकोप्लाज्मा। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है कोशिका का अध्ययन, तो साइटोलॉजी कहलाता है। तो आज के टेस्ट सीरीज में बस इतना ही। तो यदि आपको जुनून है वर्दी पाने का तो हमारे साथ प्रतिदिन 3 बजे PM से जुड़ना ना भूलेंगे। यह टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिहार पुलिस में बहुत बड़ी वैकेंसी 21,391 पद की, और इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको बिहार दरोगा में भी देखने के लिए मिलेगा। और BPSC जो टीचर टीम है, टीचर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए भी यह टेस्ट सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी प्यारे भाई बंधु जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह इसे शेयर कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए यह टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।